नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। वेलकम सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सभी? एक ऐसा समूह जो 500 सालों से नदियों पर बोट में घर बसे हुए हैं, क्योंकि उनके पास गांव में अपनी कोई जमीन नहीं है। ये मछुआरे हैं और बाकी समूह से इन्हें अलग रहना पड़ रहा है। ऐसे समुदाय के दो भाई किस तरह अपने देश के लिए लड़ते हैं और अपनी छोटी सी आर्मी यूनिट के बल पर वो किस तरह अमेरिका की लगभग 5 लाख सोल्जर की सेना को टक्कर देते हैं। इस सत्य घटना पर आधारित है ये मूवी की कहानी, तो हम और आप मिलकर देखने वाले हैं। 2021 में रिलीज हुई ये चाइनीज वॉर ड्रामा मूवी, जिसका नाम है दी बैटल ऑफ चेंजिंग। मूवी की शुरुआत में कार में कमांडर को दिखाते हैं, जो हाथ में कलश लिए है, नाव में अपने घर आ रहा है। तब एक लड़का जिसका नाम कुलीन है, वो पत्थर को ठीक बोर्ड पर करके फेंकने लगता है। शायद ये इसका कोई खेल है। फिर किनारे पर आकर कमांडर नीचे उतरता है और उस लड़के का मुंह पकड़कर पूछता है, गधे, मुझे पहचाना नहीं क्या? वो लड़का माँ बाबा ये करके चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। तब पता चलता है कि आर्मी कमांडर और कोई नहीं, कुलीन का बड़ा भाई है दोस्तों, जिसका नाम है चैनली, जो कई सालों के बाद अपने घर लौटा है। वो अपने माता पिता और भाई से मिलकर बड़ा खुश होता है। अब इनके घरों को दिखाते हैं। ये लोग मछुआरे हैं और इन बोट्स पर ही इनके घर भी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये समूह सिर्फ यही काम करता हुआ आ रहा है। लेकिन चैनली ने कई मुश्किलों से गुजरकर पढ़ लिख कर आर्मी ज्वाइन की और आज वो एक आर्मी यूनिट का कमांडर बन चुका है। चैनली के आने से सब खुश हैं जरूर, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा दुख भी है। चैनली जो कलश लेकर आया था, उसमें चैनली और कुलीन के बड़े भाई बैनली की अस्थियां हैं, जो युद्ध भूमि में दुश्मन के हाथों मारा गया था, यानी देश के लिए शहीद हो गया। ये जानकर सब बड़े दुखी होते हैं, लेकिन चैनली को अपने परिवार के पास वापस आकर बहुत शांति मिलती है। उसने जो पैसे कमाए थे, उन्हें वो अपनी माँ के हाथों में देकर कहता है, माँ, मुझे गांव में एक जमीन दी गई है। अब हमें इस बोट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इन पैसों से हम गांव में एक घर बनाएंगे और वहां पर रहेंगे। इस तरह दोस्तों, उसने एक सुखी जीवन की कल्पना की होती है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसी रात को कुछ सोल्जर्स उसे ये मैसेज देकर जाते हैं कि आपकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। आपको कल सुबह ही हेडक्वार्टर्स के लिए निकलना पड़ेगा। चैनली के लिए अपनी ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बाकी कुछ नहीं सोचता और अगले ही दिन अपने परिवार से विदा लेकर हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने माता पिता से वादा करता है, मैं जल्द ही लौटूंगा और फिर अपना घर का काम शुरू करूंगा। कुलीन कहता है, भाई, मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगा। लेकिन चैनली कहता है, मैं और बैनली देश की सेवा करने गए और अब बैनली नहीं रहा। मैं भी जा रहा हूं। कम से कम तू तो माँ और बाबा के साथ रहे भाई, उनका ख्याल रखो तुम। ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ हेडक्वार्टर्स में पता चलता है कि चैनली की छुट्टी इसलिए कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि एक इमरजेंसी आन पड़ी थी। चाइना में सिविल वॉर का अंत हुआ नहीं कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर हमला बोल दिया था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर तरह का अटैक शुरू हो चुका था। असल में चाइना और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के खास ट्रेड पार्टनर्स हैं। नॉर्थ कोरिया की जरूरत की कई चीजें चाइना से भेजी जाती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका क्या करता है, इस बात का तो इतिहास बार बार गवाह रह चुका है। नॉर्थ कोरिया को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने चाइना बॉर्डर में घुसकर चाइनीज सप्लाई लाइन को तहस नहस कर दिया था। अब इस तरह की हरकतें देखकर चाइना को तो गुस्सा आएगा ही, और अमेरिका के इन हमलों के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अमेरिका का ये आर्मी चैनल, जिसका नाम है MCR। ये हर मिशन में अंधाधुंध अटैक करने के लिए जाना जाता है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना तगड़ा है कि एक भी मिशन इसका फेल नहीं हुआ। लगातार हमले करवाने के लिए MSC आर्मी को तैयार करना होता है। दूसरी ओर चाइना के प्रेसिडेंट माओ जेडोंग को दिखाते हैं, जो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। इसमें फैसला होता है कि हमें अमेरिका के हमले का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा किसी भी हाल में। उस रात माओ जेडोंग का विश्वसनीय जनरल, जिसका नाम पैन है, वो प्रेसिडेंट से अकेले में मिलता है। बताता है, इस कोरियन वॉर में चाइना को हिस्सा तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने हम पर जो हमला किया, अगर हमने उसका जवाब नहीं दिया तो दुनिया चाइना पर थूकेगी। हमें कम से कम दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए तो अमेरिका आर्मी से लड़ना ही होगा। अमेरिकन आर्मी को नुकसान पहुंचाना है तो हमें ईस्टर्न फ्रंट में जो लेक चेंजिंग है
वहां अपनी सेना की एक टुकड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। जो पैन बाहर आता है तो प्रेसिडेंट का बेटा पूछता है, क्या मैं भी आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ? मैं भी लड़ना चाहता हूँ। पर पैन मना कर देता है। लेकिन तब माओ वहां पर आते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा देश के लिए लड़ना चाहता है, उसे मना क्यों करते हो? तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ। दूसरी ओर अमेरिका चाइना की कई जगहों पर हमला करना शुरू कर देता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चेंजिंग लेक, जहां पर माओ अपनी आर्मी की एक टुकड़ी को भेजना चाहता है। इन हमलों का इंस्ट्रक्शंस भले ही एमसी मैथर दे रहा है, लेकिन ग्राउंड पर इन हमलों को सफल बना रहा है अमेरिकन कमांडर स्मिथ। दिन रात लगातार हमला करने की वजह से वो थक से जाते हैं और एमसी मैथर कहता है, जब लोहा गर्म हो तभी उसे किसी आकार में ढाला जा सकता है, अगर ठंडा पड़ गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। इस तरह वो अपने सोल्जर्स को जागरूक रहकर हमले पे हमला करने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश करता है। माओ जल्द से जल्द अपने सोल्जर्स को चेंजिंग लेक भेजकर अमेरिका आर्मी को रोकना चाहता है, वरना अमेरिकन आर्मी सिविलियंस एरिया पर भी हमला करने से नहीं कतराएंगी। इतनी खतरनाक है अमेरिकन आर्मी। इसी कठिन परिस्थिति में चैनली अपनी यूनिट को लेकर वहां हाजिर होता है। तब एक हाई रैंकिंग ऑफिसर 17 साल के लड़के को लेकर वहां पर आता है। असल में ये उसी बस्ती का लड़का है जहां चैनली का परिवार रहता है। वो ऑफिसर सबके सामने कहता है, इस लड़के के परिवार के पास रहने के लिए घर नहीं है, जमीन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़का देश के लिए लड़ना चाहता है और आर्मी ज्वाइन करने आया है। मैंने इस लड़के से वादा किया है कि अगर वो आर्मी ज्वाइन करेगा तो मैं उसके समुदाय के लोगों को जमीन दिलाऊंगा और फिर इन्हें आगे कभी बोट में नहीं रहना पड़ेगा। इस लड़के की वीरता हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, समझे सभी? ये बात कहकर ऑफिसर सबको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के को देखकर चैनली चौंक जाता है, क्योंकि वो उसका छोटा भाई कुलीन है, जिसे उसने आर्मी ज्वाइन करने से मना किया था। ऑफिसर के जाने के बाद वो कुलीन के कान पकड़कर उसको मारता है, तुमने ऐसा क्यों किया और तुम यहाँ पर आए कैसे? कुलीन बताता है, मैंने आपका पीछा किया भैया और फिर यहाँ पहुँच गया, और जब मैंने ऑफिसर को बताया कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ तो ऑफिसर खुश हो गया और उसने मुझे आर्मी का यूनिफॉर्म पहनाकर यहाँ पर पहुँचा दिया। चैनली उसे वापस घर जाने को कहता है, भाई तुम घर जाओ। लेकिन अब क्योंकि ऑफिसर ने सबके सामने बता दिया था कि कुलीन आर्मी ज्वाइन कर चुका है, इसलिए अभी उसे वापस नहीं भेजा जा सकता और कोई रास्ता ना पाकर चैनली उसे अपने साथ लेकर जाता है। उस रात सेना की ये टुकड़ी एक ट्रेन में वेस्ट फ्रंट की ओर निकल पड़ती है। चैनली अपने जूनियर कमांडर, जिसका नाम लेह है, उससे कहता है, तुम मेरे भाई को थोड़ा ट्रेन करो, कम से कम उसे युद्ध में खुद को और अपने साथियों को डिफेंड करना तो आना ही चाहिए। और फिर लेह उसे ट्रेन कर रहा होता है। कुलीन पहली बार अपनी बस्ती से बाहर निकला है और यहाँ इन सोल्जर्स को देखकर वो थोड़ा नर्वस भी होता है। तब एक सोल्जर उसका मजाक भी उड़ाता है, क्योंकि कुलीन सबसे छोटा है वहां पर। इस पर कुलीन गुस्से में उसके पीछे भागता है, पर वो तो कुलीन को इधर उधर भगाकर मजे ले रहा होता है, जैसे छोटे बच्चे के साथ लेते हैं। इतने में चैनली आता है और कुलीन को डांटता है, ये कोई खेल नहीं है, समझे तुम? अब एक सोल्जर की तरह रहना, सोचना, हमला करना सब कुछ सीखो। फिर वो आगे कुलीन को बताता है कि उनका भाई बैनली कैसे मरा। दरअसल उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ये सुनकर कुलीन इमोशनल हो जाता है और वो समझ जाता है कि सोल्जर बनना कोई खेल की बात नहीं है। एक सोल्जर को अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की जान की हिफाजत भी करनी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। चैनली की यूनिट में एक सोल्जर होता है जिसका नंबर है 657। कुलीन हैरान हो जाता है क्योंकि यूनिट में सिर्फ 150 लोग हैं, तो इसका नंबर 657 कैसे हो सकता है? तब चैनली उसको अपनी एक डायरी दिखाता है जिसमें उसने शुरू से लेकर अब तक अपने सारे सोल्जर्स के नाम और नंबर लिखे हुए थे। वो बताता है, अब तक मेरी यूनिट में कई सोल्जर्स किसी न किसी युद्ध में मारे गए। फिलहाल ये 120 बचे हैं, लेकिन जब मन में विश्वास हो तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। इस तरह आर्मी की रियलिटी और सोल्जर्स की हिम्मत की दास्तां सुनाकर वो कुलीन को युद्ध के लिए तैयार करता है। अब बीच में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। इसी बीच अचानक हवाई जहाज की आवाज आती है। असल में ये अमेरिका के प्लेन्स हैं दोस्तों, जरूर उन्हें ये सोल्जर्स दिख गए होंगे, इसीलिए अब चैनली की टुकड़ी को जल्द से जल्द यहाँ से आगे निकलना होगा।
तब उस गांव के लोग इनके लिए कंबल, जैकेट्स वगैरह देते हैं। साथ ही वो इन्हें लगभग 20 रेडियोस भी देते हैं और कहते हैं इन्हें वेस्ट फ्रंट की आर्मी तक पहुंचा दीजिए। सारी चीजें लेकर ये लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में जुलू नाम की एक नदी पड़ती है। उसके पास रेलवे ट्रैक पर कोई काम चल रहा होता है। इस वजह से गाड़ी थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक जाती है और सभी नीचे उतर आते हैं। और तभी अचानक से प्लेन की आवाज आती है। असल में पिछले स्टेशन में जो प्लेन इन्हें देख चुका था, अब उसके साथ और 2-3 प्लेन्स होते हैं जो कि अमेरिका के प्लेन्स हैं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ट्रेन में सोल्जर्स हैं, इसीलिए वो उनका पीछा कर रहे थे और अब वो पटरी पर बमबारी शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि ट्रेन पर और हमला हो, चैनली अपने साथी, रेडियो, फूड आइटम्स और कुछ कंबल वगैरह लेकर पास के जंगल के अंदर भाग जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन पर भी बम गिरता है और कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सोल्जर्स जिंदा बच जाते हैं और सभी जंगल के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ ये लोग ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी वो प्लेन्स बमबारी कर सकते हैं। अब इससे पहले कि वो प्लेन वापस बम लोड करके यहाँ लौट आई, इन्हें जल्द से जल्द छुपने की और कोई जगह ढूंढनी होगी। अब चैनली कहता है, मेरी बात सभी ध्यान से सुनो। जुलू नदी के उस पहाड़ में छुपने की जगह पक्का होगी। जहां तक मुझे लग रहा है तो चलो वहां पर। और अब पूरा यूनिट नदी के उस पार चला जाता है, लेकिन आगे का रास्ता बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि लगभग 50 मिनट तक पत्थरीला रास्ता है और वो भी बड़े बड़े पत्थर बिछे हुए हैं। इतना सामान वगैरह उठाकर इन पत्थरों के ऊपर चलना लगभग नामुमकिन लगता है। पर और कोई रास्ता भी तो नहीं था इनके पास, तो वो चलने लगते हैं। फिर से 2 प्लेन उस दिशा में आते हैं, तो ये लोग पत्थरों के बीच पत्थरों की तरह लेट जाते हैं। ऊपर से पायलट्स को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर सोल्जर्स हैं। वो उनके ऊपर से गुजरने लगते हैं, लेकिन दूसरा पायलट कहता है पत्थरों पर भी शूट कर देते हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। इस इरादे से वो पत्थरों पर लगातार शूट करने लगते हैं और कुछ सोल्जर्स इसमें मारे जाते हैं। फिर वो प्लेन्स वहां से चले जाते हैं। इस शूटिंग में इनके 20 रेडियोस में से 8 रेडियोस छिन भिन हो गए थे। इन सभी के बीच कुलीन डरा सहमा बैठा होता है, क्योंकि वो पहली बार इतना खून, इतनी मौतें, इतना स्ट्रगल देख रहा था। चैनली उसे हिम्मत देता है, भाई हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर वो उस पत्थरीले रास्ते को पार करके एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और वहां छुपते हैं। पर कमांडर स्मिथ का प्लेन उस इलाके के चक्कर लगा रहा होता है, ताकि अगर पहाड़ों में कोई छुपा हो तो वो उन्हें खत्म कर पाए। पर उसे बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी वो इस जगह की एक फोटो खींच लेता है और वहां से चला जाता है। अब इन लोगों के जाने के बाद दिखाते हैं कि दरअसल सोल्जर्स बर्फ के अंदर खड़े हुए हैं और इसी वजह से स्मिथ को वो नजर नहीं आए। स्मिथ तो एक भी सोल्जर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उसकी आंखों में धूल झोंककर चैनली और उसके साथी वेस्ट फ्रंट के कैंप में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर दूसरे यूनिट्स पर अमेरिकन सोल्जर्स हमला कर रहे होते हैं। चैनली अब फैसला करता है, हमें 3 ग्रुप्स में बंटकर अमेरिकन सोल्जर्स को घेरना होगा। तो जूनियर कमांडर लेह और दूसरा ऑफिसर, ये तीनों 3 ग्रुप्स को लेकर अलग अलग दिशा में जाते हैं। अमेरिकन सोल्जर्स नहीं जानते कि चाइनीज सोल्जर्स उनको घेर चुके हैं। अमेरिकन्स गांव पर हमला करने लग जाते हैं और तब ये तीनों ग्रुप्स एक ही वक्त में अमेरिकन सोल्जर्स पर हमला बोल देते हैं, जिसे अमेरिकन्स ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब दूसरी ओर लेह देखता है कि पहाड़ के पीछे वाले रास्ते से और भी अमेरिकन सोल्जर्स ट्रक में लाए जा रहे हैं। अगर ये लोग गांव की तरफ आ गए तो चैनली का ग्रुप मारा जाएगा। ये सोचकर वो उन ट्रक्स पर मिसाइल्स फायर करने लगता है। असल में चैनली ने कोलिन को लेह के साथ रहने को कहा था, लेकिन वो लेह का साथ छोड़कर अपने भाई की मदद करने के लिए गांव के अंदर चला जाता है। और वो तो पहले से पत्थर फेंकने में एक्सपर्ट था, तो अब अमेरिकन सोल्जर्स पर ग्रेनेड भी उसी तरह फेंकने लगता है। अब एक झोपड़ी में दिखाते हैं तो अमेरिकन सोल्जर चैनली को पकड़ लेता है। ऐन वक्त पर कुलीन वहां पर चला जाता है, चिल्लाता है, चाकू से मार इसको। लेकिन क्योंकि कुलीन ने कभी किसी का कत्ल नहीं किया था, तो वो उस अमेरिकन को नहीं मार पाता। तब एक अमेरिकन कुलीन को भी पकड़ लेता है दोस्तों। पर इससे पहले कि वो कुलीन की जान ले पाता, चैनली वहां पर पड़ा हुआ गन उठाकर उसे फाइनली शूट कर देता है। जिस अमेरिकन ने चैनली को पकड़ के रखा हुआ था, उसके पैर पर भी वो शूट कर देता है और अब चैनली भी उठकर बाकी सोल्जर्स को भी मार डालता है। लेकिन इसी बीच वहां पर और ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स आ जाते हैं।
चैनली कुछ ग्रेनेड्स कुलीन को भी दे देता है। इन्हें पत्थर समझकर उन अमेरिकन सोल्जर्स पर फेंक दो भाई। वो भी खूब फेंकता है और लगभग 15 अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिकन सोल्जर्स टैंक्स लेकर आ जाते हैं और इन पर सीधा गोलाबारी शुरू कर देते हैं। लेकिन चैनली एक टैंक पर चढ़ जाता है और उसे चलाने वाले अमेरिकन सोल्जर को मारकर टैंक का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। फिर क्या था, अमेरिकन टैंक से वो दूसरे अमेरिकन टैंक पर फायर करने लग जाता है। आसान लड़ाई होती है और आखिर में चैनली का यूनिट अमेरिकन यूनिट को हरा देता है और अब वो इलाका वापस चाइना के कब्जे में आ जाता है। अगले दिन की बात है। चैनली कुलीन से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें लेह के साथ रहने को कहा था ना। कुलीन कहता है, जब मुझे पता चला कि आपकी जान खतरे में है तो मैं वहां पर कैसे बैठा रहता भाई। तुरंत आपकी मदद करने के लिए चला आया। भाई का काम होता है भाई को बचाना, वही मैंने किया। फिर चैनली का यूनिट आगे बढ़ता है और उन 12 रेडियोस को वेस्ट फ्रंट की आर्मी को दे देता है। उस यूनिट का कमांडर चौंक जाता है क्योंकि इनके पास अच्छे गर्म कपड़े तक नहीं थे, ना ही कोई प्रोटेक्टिव गियर था। ये लोग तो बहुत से कपड़े पहनकर उनको बांधकर इतनी ठंड में यहां तक पहुंचे थे। वो तो इन्हें सलाम करता है, तुम्हारे लिए सलाम है यार, और फिर इनके लिए अच्छे खाने का इंतजाम करता है। सभी बड़े खुश होते हैं कि चलो आखिर अपना मिशन तो पूरा हुआ, अब जरा आराम किया जाए। सभी चैनली के लिए हेडक्वार्टर्स से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि अमेरिकन आर्मी पर हमला करने के लिए चैनली और उसके इस यूनिट को अब ईस्टर्न फ्रंट जाना होगा, क्योंकि माओ ने कहा है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट दोनों को अमेरिकन आर्मी पर हमला करना होगा। चैनली उस मैसेंजर से पूछता है, हमें कब निकलना होगा? वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी खामोशी साफ बता देती है कि उन्हें अभी के अभी निकलना होगा। वो कहता है, वॉरियर्स तैयार हो जाओ, हमें अभी की अभी निकलना होगा। इनकी कर्तव्य निष्ठा देखकर दोस्तों वो मैसेंजर तो दंग रह जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि ये मैसेंजर कोई और नहीं, प्रेसिडेंट का बेटा है जो इन्हें मैसेज देने के लिए आया था। फिर क्या था, आधी रात को, और वो भी इतनी भारी बर्फबारी के बावजूद, इनका यूनिट चेंजिंग लेक के लिए निकल जाता है। अगले दिन इस फ्रंट के कमांडर को दिखाते हैं जो अपने टेंट से बाहर निकलता है। वो देखता है कि तापमान -30 डिग्रीज है। वो अपने जूनियर्स से पूछता है, फ्रंट पर जो सोल्जर्स हैं उनके पास सर्दी से बचने के लिए जैकेट्स हैं या नहीं, चेक करो। जूनियर कहता है, नहीं। कमांडर कहता है, तुरंत उन्हें जैकेट्स पहुंचाने का इंतजाम करो। लेकिन जूनियर कहता है, फ्रंट से लेकर जाएंगे तो दुश्मन के हमले का डर रहेगा, तो क्या किया जाए? कमांडर कहता है, तुम कुछ भी करो, मेरे सोल्जर्स में से एक को भी ठंड से नहीं मरना होगा। वो दुश्मन से लड़ते हुए मरेंगे तो मरेंगे, पर इस तरह बेवजह ठंड के मारे नहीं मरने दूंगा मैं उन्हें। फिलहाल तो हम दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि प्रकृति के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। दूसरी ओर चैनली का यूनिट ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और सारे सोल्जर्स जगह जगह पर पत्थरों के बीच बैठकर शरीर को गर्म रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, खाना भी बहुत कम है। फिलहाल इनके पास सिर्फ आलू है खाने के लिए, और वो भी बहुत कम। एक सोल्जर को एक दिन में सिर्फ एक आलू खाना होगा, तभी चेंजिंग लेक पहुंचने का इंतजाम अच्छे से हो पाएगा। मतलब तभी वहां तक ये जिंदा रह पाएंगे। दूसरी ओर अमेरिकन कैंप को दिखाते हैं जहां नवंबर के महीने में थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट किया जाता है और उन्हें दावत जैसा खाना मिलता है। सर्दी से बचने के लिए सबके पास जैकेट्स, मफलर, सारा इंतजाम होता है। चाइनीज सोल्जर्स के मुकाबले उनकी हालत कई गुना बेहतर होती है। अब अमेरिकन्स को पता चलता है कि जब भी उनका प्लेन एक जगह के ऊपर उड़ता है तो उनके सिग्नल्स इंटरफेयर होते हैं। वो जगह असल में वेस्ट फ्रंट है जहां पर चैनली के यूनिट ने 12 रेडियो डिलीवर किए थे। अब कमांडर स्मिथ को पता चल चुका है कि वहां पे चाइनीज सोल्जर्स तो डेफिनेटली हैं, इसीलिए वो प्लेन्स को भेजकर वहां पर बमबारी करने का ऑर्डर दे देता है। पर किस्मत से ये खबर चाइनीज सोल्जर्स को मिल जाती है और सभी अंडरग्राउंड में छुप जाते हैं। लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट मैप ऊपर भूल आए थे। अगर वो मैप दुश्मन के हाथ लग गया तो उनका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसीलिए उसको लेने के लिए प्रेसिडेंट का बेटा भाग कर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बमबारी का शिकार हो जाता है। दूसरी ओर लेह के कमांडर को दिखाते हैं जिसे कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था। माओ को पता चलता है कि पैन का बेटा मारा जा चुका है, तो वो परेशान हो जाता है कि पैन को कैसे बताऊं।
पर उसे यकीन है कि चैनली का यूनिट 2 दिन में चेंजिंग लेक पहुंच जरूर जाएगा। फिर वो उन अमेरिकन सोल्जर्स को उनकी नानी याद जरूर दिला देंगे। इतना भरोसा होता है माओ को। वो तुरंत ही वेस्ट फ्रंट के कमांडर को कम्युनिकेट कर देता है। एक बहुत ही काबिल टीम को भेजा है मैंने, जल्द से जल्द हमें अपना अटैक शुरू करना होगा। ये सुनकर उस कमांडर की भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो अटैक की पूरी तैयारी करके चैनली के यूनिट का इंतजार करता है। आज रात चैनली का यूनिट चेंजिंग लेक के कैंप में पहुंच जाएगा, लेकिन उस वक्त तापमान होगा -40 डिग्री। अगली सुबह अमेरिकन आर्मी का एक बड़ा यूनिट चेंजिंग लेक की ओर तेजी से बढ़ता है। पहाड़ के ऊपर से चैनली का एक सोल्जर उनको देखकर चिल्लाता है और अपने साथियों को एक मैप बनाकर देता है, जिस पर साफ मार्क किया गया होता है कि अमेरिकन सोल्जर्स के टैंक्स और उनके प्लेन्स किन जगहों पर हैं। और फिर अचानक से वेस्ट फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट दोनों पोस्ट से चाइनीज सोल्जर्स अमेरिकन सोल्जर्स पर अंधाधुंध हमला करने लग जाते हैं। अमेरिकन सोल्जर्स को दोस्तों यहाँ पर सच में उनकी नानी याद आ गई होगी, क्योंकि उन्हें भनक नहीं लगी होगी कि चाइनीज सोल्जर्स यहाँ छुपे हुए हैं। कमांडर स्मिथ को इस हमले में चोट लग जाती है। इन्हें पता ही नहीं चलता कि चाइनीज कहां से अटैक कर रहे हैं। लगता है हर तरफ से हमला हो रहा है। चैनली के सोल्जर्स बड़े बड़े पत्थरों पर पेट्रोल डालकर उन पर आग लगा देते हैं, फिर उन्हें पहाड़ के नीचे लटका देते हैं। और नीचे खड़े अमेरिकन सोल्जर्स ने ऐसी पुरानी तरकीब वाला हमला बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो सभी बौखला जाते हैं और ये घमासान युद्ध लगभग 4 घंटे तक चलता है। चाइना के इतिहास में ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार चाइनीज सोल्जर्स सारे अमेरिकन सोल्जर्स को मार गिराते हैं और इस युद्ध में वो जीत भी जाते हैं। लेकिन चैनली के यूनिट में भी कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और इससे पहले कि ये लोग चैन की सांस लें, कमांडर स्मिथ लगभग 30 प्लेन्स को इन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इस बात से बेखबर ये लोग थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। तभी अचानक प्लेन की आवाज सुनकर सभी चौंक जाते हैं। एक अमेरिकन फ्लाइट ठीक इनके ऊपर आकर एक स्मोक बम गिराता है, जो नीचे गिरकर लगातार लाल रंग का धुआं निकालता जाता है। ये लाल धुआं दरअसल एक सिग्नल है, जिसको देखकर बाकी प्लेन्स ठीक इसी जगह पर बमबारी करने वाले हैं। ये जानकर सारे चाइनीज सोल्जर्स रॉकेट लॉन्चर फायर करके उस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो स्मोक बम गिराकर गया था। लेकिन वो प्लेन इनकी बदकिस्मती से इन पर ही गिर जाता है, जिसमें लगभग 30 सोल्जर्स मारे जाते हैं। और जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, थोड़ी देर में वहां पर एक एक करके 30 प्लेन्स आ जाते हैं और लगातार लाल धुएं वाली जगह पर बमबारी करने लग जाते हैं। जब तक ये स्मोक बम रहेगा तब तक प्लेन्स आते रहेंगे। ये सोचकर जूनियर कमांडर लेह उस बम को उठाकर एक जीप में रखता है और जीप को किसी दूसरी तरफ ड्राइव करने लग जाता है। चैनली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेह ने तो बिल्कुल ठान ली थी कि अब वो अपनी जान देकर भी अपनी यूनिट को जरूर बचाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।